जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको मॉडल टेस्ट एनालिसिस है। जो टेस्ट आपको क्या हुई थी कि ऑफलाइन बैच में 10/8/2023 को हुई थी, ठीक है ना, हिस्ट्री का, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको इसका क्या है कि क्वेश्चन प्राप्त करना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आपको अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी, वहां आप ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट कोड का जो नाम होगा वो होगा आपको AACHM02, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, इसका एनालिसिस जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, तो आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है साथियों, ठीक है ना, वो क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड कर्जन, उसके बाद आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना साथियों, वो हो जाएगा आपको अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी ऑप्शन है जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए कि लॉर्ड कर्जन दिया गया है, तो लॉर्ड कर्जन जो है ना साथियों, यह भारत में जो है बंगाल विभाजन के लिए क्या होता है कि आपको सबसे ज्यादा जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि बंगाल विभाजन से किस गवर्नर का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड कर्जन का। बंगाल विभाजन हुआ कब था, तो याद रखिएगा यह आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर दयाराम साहनी ने 1921 में क्या किया था कि आपको हड़प्पा की खोज किया था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला खोजा गया नगर है हड़प्पा, इसकी जो खोज किया गया था किसके द्वारा, तो कहेंगे आपको दयाराम साहनी के द्वारा। इन चीजों को याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी, इसका जो कार्यकाल है 1848 से 1856 है। साथियों एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा डलहौजी से, कि भारत में यह जो है आपको राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। किसके लिए, राज्य हड़प नीति। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि राज्य हड़प नीति की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो आप क्या कहोगे, लॉर्ड डलहौजी। कब किया था, 1848 में। और इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 1848 में इसने क्या किया था कि सतारा को अपने राज्य में मिला लिया था। तो राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य होगा वो आपको सतारा हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, 1853 में इसने क्या किया था कि आपको झांसी को मिला लिया था। उसके बाद 1856 में इसने क्या किया था कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य है वह आपको कौन है, तो आप क्या कहोगे, सतारा, ठीक है ना। उसके बाद है कि झांसी को कब मिला लिया गया था, तो आपको 1853 में। और अवध 1856 में कैसे, तो आपको कुशासन का आरोप लगाकर। तो आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार पहला राज्य, तो आप कहिएगा वो कौन है, जानते हैं, वो सतारा है। और अंतिम राज्य कहेंगे तो वो आपको कौन हो जाएगा, जानते हैं, तो वो आपको अवध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें भारतीय पुरातत्व का पिता जो है वो आपको कहा जाता है। और भारत में जो पुरातत्व विभाग होती है उस पुरातत्व विभाग की स्थापना कब होती है, ये भी जान लीजिए। तो भारत में पुरातत्व विभाग की जो स्थापना होती है वो आपको 1861 ईस्वी में। साथियों यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप उसे अच्छे से क्या कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब सॉरी क्या कहते हैं उसको, आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो फिर आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत जो है वो आपको रखा गया है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आप किस काल के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी कह रहा है आधे ऐतिहासिक काल, उसके बाद सी कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक काल, उसका डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि इस काल का लिखित विवरण तो हमारे पास क्या है, उपलब्ध है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा कि मानव सभ्यता के विकास के आधार पर कालखंडों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है आपको सबसे पहले क्या, प्रागैतिहासिक काल, या इसी को कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। तो इस काल का तो कोई लिखित विवरण है ही नहीं, बस अनुमान के आधार पर इसका हम क्या कहते हैं कि आपको अध्ययन करते हैं। आधे ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण है लेकिन पढ़ने में सफलता नहीं मिली है, और ऐतिहासिक काल का लिखित विवरण भी है और पढ़ने में भी सफलता मिली। तो ये जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसको हम रखेंगे आपको आधे ऐतिहासिक काल में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथियों सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट।
कह कि राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे, मतलब कि राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब किए थे, यही प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो सच जो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले थे 1922 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के बारे में चीज याद रखिएगा, यह आपको हड़प्पा सभ्यता का क्या है कि आपको सबसे बड़ा नगर, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपको कौन था, तो क्या कहेंगे, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। इसकी खोज कब होती है, 1922 में। मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर जो है वो आपको मिला है, तो साथियों मोहनजोदड़ो जो है ना वो आपको सिंधु नदी के तट पर जो है वो आपको मिला है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और एक चीज और याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपको मृतकों का किला होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए 1921 में कहेंगे तो आपको हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ये सभी चीज आपको अच्छे से थोड़ा बहुत क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार, इसके अलावा विशाल अन्नागार, ठीक है ना, ये सभी जो प्राप्त हुए हैं ना वह आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर ये देख रहे हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है याद रखिएगा किस नदी के तट से मिला है, तो कहेंगे आपको रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जाएगा, कहेंगे कि यह सिंधु नदी के किनारे मिला है। उसके बाद है कालीबंगन, यह आपको राजस्थान में है, यह आपको सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती ऑप्शन में नहीं रहे तो आप मानेंगे घग्गर, क्या कहेंगे, घग्गर, ठीक है ना। उसके बाद लोथल जो है वो आपको ओघवा नदी के तट पर जो है वो आपको मिला है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 4 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे जो है वो आपको स्थित है, ठीक है ना। क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए कह रहा है सिंधु, ब्यास, सतलज, रावी, जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको रावी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आती है सतलज नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर मिला है, तो साथियों सतलज नदी के किनारे जो है ना वो आपको हड़प्पा सभ्यता का जो है वो आपको क्या है कि ये जो रोपड़ है, क्या है, रोपड़, यह मिला है, ठीक है ना। व्यास नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कोई भी नगर जो है वो आपको नहीं मिला है। फिर यहाँ से बात आती है कि आपको सिंधु नदी के तट पे यह आपको मोहनजोदड़ो मिला है, क्या मिला है, मोहनजोदड़ो। तो आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो कोट दीजी है, क्या है, कोट दीजी, वो भी जो मिला है वो आपको किस नदी के किनारे जानते हैं, तो आपको सिंधु नदी के तट पर। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो आपको मानी जाती है, और इसे हम लोग आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत क्या कहते हैं कि आपको रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, इसमें हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था। साथियों दक्कन दंगा आयोग जो है यह जो गठित हुआ था ना वो आपको कब जानते हैं, तो आपको 1875 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और दक्कन दंगा ने अपनी रिपोर्ट कब दिया था, तो दक्कन दंगा जो है ब्रिटेन की संसद में जो अपनी रिपोर्ट देता है वो आपको कब, आपको 1878 ईस्वी में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ पे देखिए कि ये जो ब्रिटेन की संसद की बात आई, तो ब्रिटेन की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो साथियों ब्रिटेन की संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके 2 सदन हो जाएंगे, एक आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक जो हो जाएगा आपको हाउस ऑफ क्या कहेंगे, तो आपको लॉर्ड्स। तो ब्रिटेन की संसद में जो कुछ सदन है, क्या है, कुछ सदन है, वो आपको हाउस ऑफ क्या है कि आपको लॉर्ड्स है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना। और ब्रिटेन की संसद का जो निम्न सदन है वो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्या है कि आपको लोकसभा है, उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको कहा जाता है निम्न सदन। देखिए तो पॉलिटी वाले बच्चे को थोड़ा सा याद रखिएगा। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो व्यक्ति बनते हैं ना वो आपको हाउस ऑफ कॉमन्स के बनते हैं, अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स से जो है वहां आपको प्रधानमंत्री नहीं बनाए जाते। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो इसी संसद में जो रिपोर्ट पेश की जाती है ना वो कब जानते हैं, तो वह आपको
1878 में दक्कन दंगा आयोग होता है। दक्कन दंगा होता है तब 1875 में, ठीक है ना। महाराष्ट्र का यह क्षेत्र होता है, यहीं पर सेठ और महाजन साहूकार इस सबके जो आपको क्या है कि प्रताड़ना से तंग आकर किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको दक्कन में विद्रोह करते हैं। तो इसी की जांच के लिए एक आयोग बनता है 1875 में, और यह आयोग अपनी रिपोर्ट देता है 1878 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कर रहा है, कह रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में जो है वो आपको लागू की गई थी। तो यहाँ से एक बात आएगी, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू हुई थी। तो यह आपको 1792 ईस्वी में। इन चीजों को याद रखिएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है इसके जो जनक है, क्या है, जनक है, वो आपको कौन है। तो साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अगर हम जनक की बात करते हैं तो इसमें आपको एक जो है कौन है, तो टॉमस मुंडो, ठीक है ना, और एक जो हो जाएंगे वो आपको कैप्टन रीड। तो ये दोनों व्यक्ति जो है, ठीक है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या थे कि आपको जनक थे। और यह एग्जाम में आपसे पूछा गया प्रश्न है, दरोगा का 2018 में जो मेंस हुआ था उस मेंस का यह पूछा गया प्रश्न है। अगर आप प्रश्न सेठी बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो टॉमस मुंडो और क्या कहिएगा, कैप्टन रीड। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ होती है, तो आपको मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामूला जिले में। लेकिन पूछ देगा कि यह व्यवस्था और भी कहाँ लागू हुई थी। तो देखिए यह व्यवस्था आपको मुंबई, ठीक है ना, इसके अलावा आपको मद्रास और असम, इन तीनों जगह पर क्या था, यह व्यवस्था जो है वो आपको लागू हुई थी। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या है, एक बात आएगी, क्या जानते हैं, ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है यह कुल औपनिवेशिक भूमि के जो है कितने प्रतिशत हिस्सा पर लागू हुआ था। तो साथियों, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कुल औपनिवेशिक भूमि के 51% हिस्सा पर क्या हुआ था कि आपको लागू हुआ था। तो इस सभी चीज को अच्छे से याद रखना है। संपूर्ण मतलब मद्रास में, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाएगा कि संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ था। तो देखिए, तो संपूर्ण मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू हुआ था। किसके द्वारा, जानते हैं, तो आपको मुंडो के द्वारा। किसके द्वारा, मुंडो के द्वारा। और फिर यहाँ से पूछेगा बम्बई में कौन लागू किया था, तो वो आपको एल्फिंस्टन जो था वो आपको लागू किया था। साथियों, ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था वो आपको कौन था। साथियों, भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था ना वो आपको कौन था, जानते हैं, वास्को डी गामा, जो आपको 17 मई 1498 ईस्वी को क्या हुआ था, क्या आपको भारत में आया था, काली के तट पर यह पहुंचा हुआ था। और इसका भव्य स्वागत जो किया था राजा जामोरिन ने किया था। ये जो वास्को डी गामा है यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसका क्या किया था कि आपको खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए हॉकिंस, तो हॉकिंस जो है वो आपको 1608 में भारत आया था, 1611 ईस्वी तक जो है ये आपको भारत में रहा था। तो ये जो हॉकिंस आया था वो आपको मुगल दरबार में आया था और ये जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है ना। और ये आपको हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से जो है वो आपको भारत आया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या करें, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा, क्या कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे। तो देखिए, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भेजा था वो आपको जानते हैं, वो आपको श्रीलंका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो अशोक जो है वो आपको कलिंग युद्ध के बाद क्या करते हैं कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, ठीक है ना। वो कलिंग का युद्ध होता है कब, तो वो आपको 261 ईसा पूर्व में आपको खारवेल और अशोक के बीच में, जिसमें अशोक की जीत होती है। और इसी जीत के साथ अशोक का जो कठोर हृदय होता है साथियों वो आपको क्या हो जाता है कि आपको परिवर्तित हो जाता है और वह जो होता है बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है कि आपको अपना लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य क्या है कि आपको प्रयास किया है, ठीक है ना। तो यह जो किया है ना साथियों वो कौन जानते हैं, तो वह है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ से ऑप्शन में और भी लोगों का नाम दिया गया, इससे जान लेते हैं। जैसे देखिए विसेंट स्मिथ, तो इसने क्या किया था कि आपको समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहते थे कि आपको नेपोलियन कहा था, याद रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला जो है आपको पहला व्यक्ति है जिन्होंने अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में क्या किए थे कि आपको पढ़े थे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। और विसेंट स्मिथ किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था, तो हम कहेंगे क्या जानते हैं, तो वो जो हो जाएगा तो समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक महाराजा था। तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहा है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो साथियों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक मतलब होता है
वो होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो जो है वो आपको सिंधी भाषा का क्या है, क्या आपको शब्द है, और उसमें इसका अर्थ होता है क्या, तो आपको मृतकों का टीला। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल सोन काल के नाम से जाना जाता है। तो साथियों भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल को सोन काल कहते हैं। यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, ये भी पूछा जाएगा। तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो आपको श्रीगुप्त थे, ये याद होने चाहिए। उसके बाद है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो साथियों ये सभी चीजें आपको बढ़िया से देख लेना है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो यह आपको बाबर थे। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए करा है तो कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना किया था वो आपको हरिसेन ने किया था, और इससे हमें समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बारे में क्या होती है, कि आपको जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा। कालिदास क्या है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, इस बात को याद रखिएगा। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और पतंजलि जो है आपको योग दर्शन के क्या है, कि आपको प्रतिपादक कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि योग दर्शन किसने लिखा है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, पतंजलि ने लिखा है। बाणभट्ट ने क्या लिखा है, तो देखिए बाणभट्ट ने हर्षचरित क्या है, हर्षचरित, और आपको क्या है कादम्बरी, क्या है कादम्बरी नामक ग्रंथ को क्या किया है, कि आपको लिखा है। और ये जो देख रहे हैं आपको कालिदास, ठीक है ना, इन्होंने आपको मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा आपको रघुवंश, कुमार संभव, ठीक है ना, ये सब यही लिखे हैं। लेकिन इनका एक नाटक है जो आपको बहुत अच्छा है, वो है आपको मालविका अग्निमित्र, इसको याद रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि मालविका अग्निमित्र किसने लिखा है, तो क्या कहिएगा, कालिदास। हर्षचरित कादम्बरी हो जाएगा आपको बाणभट्ट। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, तो पतंजलि। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 14 में क्या करें, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयी ने किस नदी के संगम पर की थी। तो देखिए करें गंगा, सोन, पुनपुन, इनमें से सभी के संगम पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना होती है कब, इसे भी आप याद रखिएगा 457 ईसा पूर्व में। और कौन करते हैं जानते हैं, तो वो आपको उदयन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है, डी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या करें, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो साथियों यूरोप का समुद्रगुप्त जो है वो आपको नेपोलियन को क्या है, कि आपको कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो कहेंगे नेपोलियन जो है वो आपको फ्रांस का शासक था। तो साथियों इसे अच्छे से आपको याद रखना है। जबकि हिटलर जो है ये आपको जर्मनी का क्या है, कि आपका तानाशाह शासक था। चले बिस्मार्क जो है इसका भी संबंध जो है आपको जर्मनी से। उसके बाद है मुसोलिनी, इसका संबंध जो है वो आपको इटली से है। तो आपके एग्जाम में ये सारे चीज जो है साथियों पूछे जाएंगे, ठीक है ना। इससे आप बढ़िया से याद रखिएगा। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है, कह रहा है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री जो है वो आपको भारत आया था। तो देखिए ऑप्शन ए करा वेनसान, करा फाहियान, कीर्ति सिंह, अलबरूनी। तो देखिए तो गुप्तों के काल में भारत आने वाला जो चीनी यात्री है वो आपको कौन है जानते हैं, फाहियान है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और फाहियान जो है 399 ईस्वी में भारत आया था, और 414 ईस्वी तक जो है ये आपको भारत रहा था। तो इससे आपको अच्छे से याद रखना है। इंसान जो है 629 ईस्वी में भारत आया था, 644 ईस्वी तक यह भारत रहा था। कीर्ति सिंह जो है 518 ईस्वी में क्या हुआ था, कि आपको भारत आया था। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और आपको कितना तक, तो 521 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। अलबरूनी जो है 1024 में भारत आया था, 1030 ईस्वी तक क्या है, कि आपको भारत में रहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि ये जो अलबरूनी है, ठीक है ना, यह कहाँ का था साथियों। यह जो था आपको मध्य एशिया का, कहाँ का था, मध्य एशिया के फारिज्म का यह क्या था, कि आपको निवासी था। उसके बाद इधर जो देख रहे हैं शान, फयान, कीर्ति सिंह, ये सब जो था आपको चीन का था। तो देखिए आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न आए आप उसे बढ़िया से क्या करेंगे, देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो आपको क्या है, बिल्कुल जो है सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने निर्मित कराया था। क्या है, किस राजवंश ने क्या किया था, कि आपको निर्मित करवाया था। तो देखिए थे एलोरा के जो कैलाश मंदिर है ना साथियों, इसका जो निर्माण करवाया था वो आपको राजपूत ने। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो क्या हो जाएगा, कि आपको सही हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और एलोरा के जो कैलाश मंदिर है
उसका निर्माण जो कराया था कृष्ण प्रथम, जो कि आपको राष्ट्रकूट वंश का राजा था। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो आपको दंती दुर्ग थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो आपको मनेखेट थी। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे वो समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन जो इसका है डी, वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तित की थी। तो साथियों दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किया था वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, क्या आपको परिवर्तित किया था। यह तुगलक वंश का शासक था और इसका शासनकाल 1325 से आपको 1300 कितना है, आपको 51 ईस्वी है, ठीक है ना। 1325 से याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल यह आपको 1296 से जो है वो आपको 1316 ईस्वी है, इससे भी आपको अच्छे से याद रखना है। अकबर का शासनकाल 1556 से जो है तो आपको 1605 एडी है। देखिए सभी का शासनकाल आपको याद रखना है। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 एडी है। तो साथियों ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि नया पर जो है आपको ऐसे चीज पूछे जा रहे हैं। तो इधर जो देख रहे हैं बलबन, इसका जो संबंध है वो आपको दास वंश या आपको गुलाम वंश से है। मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध जो है वो आपको तुगलक वंश से है। किस वंश से, तुगलक वंश से। इधर देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इसका संबंध जो है वो आपको खिलजी वंश से है। तो साथियों इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना। ये जो देख रहे हो अकबर, इसका संबंध जो है ना वो आपको किस वंश से जानते हैं, तो अकबर का जो संबंध है वो आपको मुगल वंश से, किस वंश से है, मुगल वंश से। तो आपके एग्जाम में ये सभी चीज जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। साथियों ये जो अलबरूनी देख रहे हैं ना, यह आपको किसके साथ भारत आया था जानते हैं, तो यह जो आया था महमूद गजनवी के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, क्योंकि इस अलबरूनी पर बहुत सारे हम चर्चा किए थे। इसमें जो भी शासक है सबके बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो साथियों इब्न बतूता जो था वो आपको मोरक्को का क्या था, कि आपको निवासी था। अगर मोरक्को नहीं रहेगा ऑप्शन में तो आप कहेंगे अफ्रीका। क्या कहेंगे, अफ्रीका। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, इब्न बतूता भारत कब आया था। तो देखिए 1333 ईस्वी में यह भारत आता है और 1342 ईस्वी तक यह भारत रहता है। और किसके दरबार में आता है, तो आपको मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके विद्वता से प्रश्न होकर क्या होता है कि आपको इब्न बतूता जो होता है ना, इसे दिल्ली का क्या कहता है, सॉरी क्या कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं इब्न बतूता को दिल्ली का जो काजी होता है वो आपको क्या कहता है, कि आपको नियुक्त करता है। तो इस सभी बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि त्रिपिटक साहित्य जो है संबंधित है। तो साथियों त्रिपिटक जो संबंधित है ना वो आपको किससे जानते हैं, तो वह है आपको बौद्ध धर्म से। और त्रिपिटक जो है वो आपको क्या है कि तीन है, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है ना। और त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो आपको टोकरिया होता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। और त्रिपिटक है यानी कि तीन टोकरी, ऐसा आप कह सकते हो। ये जो आपको ऑप्शन नंबर बी है वो आपको इसका सही है। चलिए 22 में कह रहा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। देखिए कह रहा है आपको लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना वो आपको बोधगया में। इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में जो होता है इनका क्या होता है, जन्म होता है। किनका जानते हैं, तो आपको महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध का। चलिए उसके बाद है बोधगया में इन्हें क्या होता है कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है ट्रिपल विश के नीचे। सारनाथ में क्या कहते हैं, ये आपको प्रथम उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं। कुशीनगर में इन्हें क्या होता है, महापरिनिर्वाण, अर्थात कहने का मतलब है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, 483 ईसा पूर्व में। कहा था आपको, कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो साथियों श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो आपको जैन धर्म से है। और ये जो आपको जैन धर्म है श्वेतांबर और दिगंबर में जो बटा था वो आपको कब बटा था, तो आपको प्रथम जैन संगति के दौरान। श्वेतांबर जो बना था ना वो आपको स्थूल भद्र के नेतृत्व, किसके नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में बना था श्वेतांबर। और दिगंबर जो बना था वो आपको भद्र बाहु के नेतृत्व में जो है वो आपको बना था। तो देखिए ये जो श्वेतांबर है ना यह आपको क्या करता था जानते हैं, कि पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को मानता था। मतलब श्वेतांबर पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को, और दिगंबर जो है महावीर स्वामी के सिद्धांतों को मानते थे। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी इसका वो आपको सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे
कह रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो देखिए, कह रहा है कबीर, रैदास, मीरा, गुरु नानक। तो साथियों, तलवंडी में जो जन्म हुआ था ना, वो आपको गुरु नानक का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और गुरु नानक का जो जन्म होता है वो कब होता है, ये भी जान लीजिए। तो वह आपको 1469 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1539 ईस्वी में इनकी क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है। कहीं कहीं आपको 1538 में दिया जाता है। तो जन्म होता है तलवंडी में, मृत्यु होती है आपको करतारपुर में। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये जो थे आपको सिख धर्म के संस्थापक थे, क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। साथियों, ये सभी चीज जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। कभी जो है निर्भीक विचारधारा के क्या थे कि आपको एक प्रमुख संत थे। मीरा जो है वो आपको कृष्ण के उपासक थी। रैदास जो है वो आपको रामानंद के क्या थे कि आपको शिष्य थे। तो साथियों, ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था? साथियों, उसको कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से बात आती है कि टकसाल किसको कहा जाता है। तो देखिए, तो जिस स्थान पर सिक्कों की ढलाई होती है साथियों, उसी को क्या कहा जाता है? तो आपको टकसाल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, यह आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि रात तरंगिणी के लेखक जो है वो आपको कौन थे? तो रात तरंगिणी के जो लेखक है वो आपको कल्हण थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और रात तरंगिणी से हमें किस प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद देखिएगा, आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। फिर यहाँ पर ऑप्शन है पतंजलि। तो देखिए, पतंजलि ने क्या किया था कि आपको एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है आपको महाभाष्य। क्या है? महाभाष्य। बारहट ने कादम्बरी करके क्या कहते कि आपको एक ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद विशाखादत्त, उन्होंने आपको मुद्रा राक्षस जो है वो आपको लिखे थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कह कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था? यानी कि यही पूछा जा रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो है वो आपको कौन था? ऑप्शन ए कह रहा है मगध, अवंती, कौशल, गांधार। इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। और साथियों, मगध की जो राजधानी थी वो आपको कहाँ थी, ये भी तो पूछा जाएगा। तो मगध की जो राजधानी थी ना, वो आपको राजगिरी थी। कहाँ थे? राजगिरी। अगर यह ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको गिरी और इस बात को अच्छे से याद रखना है। ये सब इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। हालांकि बाद में जो होता है उदयन जो होता है, इसको पाटलिपुत्र जो होता है राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित करके ले आता है। उसके बाद है अवंती, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं 16 महाजन पदों में यह भी एक प्रमुख महाजन पद था। कौशल, जिसकी राजधानी आपको श्रावस्ती है। गंगा, जिसकी राजधानी जो है तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला है, ठीक है ना। तो ये सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। अवंती, जिसकी राजधानी जो है आपको उज्जैनी है। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 28 में कहा कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो देखिए, तो अशोक का जो 13वां शिलालेख है ना, उसमें आपको कलिंग विजय का क्या किया गया कि आपको उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो आपको कब हुआ था? तो साथियों, कलिंग का युद्ध जो है वो आपको 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके बीच हुआ था? वो कहेंगे अशोक और खारवेल के बीच में, ठीक है ना। तो इससे आपको बढ़िया से देख लेना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और कलिंग के युद्ध में किसकी जीत होती है? तो आपको अशोक का। और इसी जीत के बाद वो क्या करता है जानते हैं कि आपको बौद्ध धर्म को अपना लेता है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा नर संहार होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? कहा कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि जो है वह क्या है? तो सातों कनिष्क की जो राज्यारोहण तिथि है ना, वो आपको 78 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों इसका ये सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे बात आती है कि कनिष्क किस वंश का राजा था? साथियों, कनिष्क जो है ना वो आपको कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का जो था वो आपको राजा था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे ज्यादा नियंत्रण जो रखा था वो आपको कनिष्क ने ही रखा था, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि महाभारत किसने लिखा? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, महर्षि वेदव्यास। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेदव्यास। और महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको महाकाव्य है। फिर यहाँ से पूछा जाएगा कि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? इन्होंने आपको रामायण लिखे थे। क्या लिखे थे? रामायण। मनु ने क्या लिखा था? तो कहेंगे आपको मनु स्मृति, जो कि हिंदू विधि पर आधारित क्या है कि आपको पहला कानून है। कौटिल्य जो है उन्होंने क्या लिखा था? तो कहेंगे आपको अर्थशास्त्र लिखा था। तो साथियों, इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको बिल्कुल जो है वो आपको सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है?
तो साथियों मनुस्मृति में जो है वो आपको 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा महाभारत के आदि पर्व के क्या है, महाभारत के आदि पर्व के जो आपको 102वें अध्याय है उसमें कृष्ण द्वारा जो है वो आपको 8 प्रकार के क्या है कि आपको विवाह का जो है वो आपको वर्णन किया गया है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है, जिसमें से 4 विवाह जो है मान्य और 4 जो है वो आपको अमान्य है। तो उसे आप देख लीजिएगा लिस्ट से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी इसका वो आपको सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो साथियों महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जो जाना जाता है वो आपको किसको जाना जाता है, तो याद रखिएगा वो आपको भीष्म को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और भीष्म पितामह को ही हम लोग देवव्रत के नाम से भी क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। और महाभारत का एक चीज याद रखिएगा कि जो अन्य नाम है वो आपको क्या है, इसका अन्य नाम है सप्त सहस्त्र, क्या है सप्त सहस्त्र संहिता, महाभारत का क्या है अन्य नाम है। दूसरी बात एक चीज और याद रखिएगा, महाभारत का जो आपको पुराना नाम है वो आपको क्या है। तो साथियों महाभारत का जो पुराना नाम है ना वो आपको क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वह नाम जो है यानी सबसे पहला नाम वह आपको जय संहिता, क्या है जय संहिता, ये सबसे पहला नाम है। क्योंकि जय संहिता इसको तब कहा गया था जब इसमें आपको 8800 श्लोक था, इसका नाम महाभारत का पड़ा था। तो जब इसमें श्लोक की संख्या बढ़कर 1,00,000 हुआ था तो इसको महाभारत या सप्त सहस्त्र संहिता कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा आगे क्या कह रहा है कि द्रौपदी किसके पत्नी थी, ठीक है ना। तो द्रौपदी जो है 5 पांडवों की पत्नी थी। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है आपको अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, इनमें से सभी। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 34वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो साथियों प्रथम बौद्ध संगति जो है ना वो आपको राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगिरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 बौद्ध संगति जिसके बारे में आप याद रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति अगर पूछेगा तो वो आपको कहाँ हुई थी, राजगिरी में थी आपको प्रथम बौद्ध संगति। उसके बाद आपको वैशाली में क्या हुआ था, तो आपको द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद आपको पाटलिपुत्र, तो साथियों पाटलिपुत्र में जो है वो आपको तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद आपको क्या जानते हैं कि आपको कुंडल वन, क्या है कुंडल वन। तो कुंडल वन में जो है वो आपको चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वो आपको हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है आपको इसका सी वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं 35 में। 35 में क्या कर रहा है इसमें चर्चा करते हैं। देखिए कहना तलवंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है। तो देखिए तो ऑप्शन ए कह रहा है कबीर, गुरु नानक, रैदास, मीरा। इसके बारे में अभी बताए थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो आपको सही हो जाएगा कि गुरु नानक का जो आपको क्या है कि जन्म स्थान वो आपको तलवंडी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक जो था वो आपको कौन था। साथियों विजयनगर का जो महानतम शासक था ना वह आपको कृष्णदेवराय था। क्या था, कृष्णदेवराय। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आगे होंगे। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे और उसके बाद जो है जानेंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी ना वो आपको हम्पी थी। कहाँ थी, हम्पी थी। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हम क्या कहेंगे आपको हम्पी थी। और इसके जो संस्थापक थे वो आपको हरिहर, क्या है हरिहर और भूपा थे। ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 37 में। क्या कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अभी बताया तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो आपको हरिहर और भूपा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो विजयनगर साम्राज्य देख रहे हैं साथियों यह आपको रायचूर द्वार पे क्या है कि आपको दक्षिण में क्या था कि आपको स्थित था। इस बात को अच्छे से याद रखना है। रायचूर द्वार कृष्णा और आपको क्या है तुंगभद्रा नदी के बीच के स्थित का क्या है कि आपको क्षेत्र है, इसे देख लेना है। चलिए उसका देवरा पर था। इसी काल में विजयनगर आने वाला जो पहला यात्री था निकोलो कोंटी वो आपको आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में जो है डोमिंगोस पीस जो था वो आपको आया था। इसके अलावा एक और है आपको पुर्तगाल का यात्री, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कृष्णदेवराय के दरबार में दो आपको यात्री आए थे, एक है डोमिंगोस पीस और एक डोडोट है जिसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद है आपको सदाशिव, ठीक है ना। तो सदाशिव जो है वो आपको टुलु वंश का अंतिम शासक था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 राजवंशों ने शासन किया था जिसमें से एक है आपको संगम वंश, क्या है संगम वंश। दूसरा जो है वो आपको है सालू वंश, क्या है
शालू वंश। उसके बाद जो तीसरा है वह है आपको टुलु वंश। क्या है? टुलु वंश। और चौथा जो है साथियों वह है आपको आर्यवीडु वंश। क्या है? आर्यवीडु वंश। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना? तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 38 में। कह कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो साथियों हम्पी जो है ना वो आपको विजयनगर साम्राज्य से क्या है कि आपको संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो साथियों इसे अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं आगे। इसमें और भी क्या है कि आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। जैसे देखिए मौर्य वंश के संस्थापक, तो यह आपको चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो साथियों इन चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक पूछेंगे तो आपको श्री गुप्त हो जाएंगे। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक तो कहेंगे अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या है? अलाउद्दीन बहमन शाह। इन सभी चीजों को साथियों आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखिए ये जो आपको डी है वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 39 में। कहा कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो साथियों चोलों की जो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी वो आपको कोट थी। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और चोल वंश के संस्थापक कौन थे ये भी तो पूछेगा। तो चोल वंश के जो संस्थापक थे साथियों वो आपको विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन जो है इसका ए वो आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि आईन-ए-तौरी किसने लिखा है? तो साथियों आईन-ए-तौरी जो लिखा है ना वो आपको अबुल फजल लिखा है। कौन लिखा है? अबुल फजल। और आईन-ए-तौरी जो है ये आपको 5 भागों में क्या है कि आपको विभक्त है। इस बात को अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है ना? उसके बाद जो है क्या जानते हैं कि आईन-ए-तौरी के अनुसार जो भूमि को बांटा गया है साथियों वो आपको 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। ठीक है ना? तो आईन-ए-तौरी के अनुसार भूमि को 4 भाग कौन कौन है तो देखिए एक है आपको पूलज। क्या है? पूलज है। इसके बाद एक जो है वो आपको पड़ती है। एक जो है आपको क्या जानते हैं छच्छर है। क्या है? छच्छर है। उसके बाद जो है आपको क्या है तो वो आपको बंजर है। ठीक है ना? तो आईन-ए-तौरी के अनुसार भूमि को जो है आपको 4 भागों में जो है वो आपको बटा गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो सही हो जाएगा। चलिए आगे। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ अवस्थित है? तो साथियों सलीम चिश्ती की जो दरगाह है ना वह आपको क्या है तो आगरा में। क्या है? आगरा में। और इससे सूफी संत के आशीर्वाद से क्या होता है कि आपको जहांगीर का क्या होता है जन्म होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है आपको ए वो आपको बिल्कुल क्या है सही है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अजमेर में कहेंगे तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहेंगे तो आपको दिल्ली में हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे। और जो क्वेश्चन एंड सोल्यूशन हुआ था इसमें भी हम इसका क्या कहते हैं कि आपको चर्चा किए थे। चलिए 42 नंबर क्या कर रहा है कह रहा है कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? साथियों बीजक में जो उपदेश है ना वो आपको कबीर का क्या है कि आपको संग्रहित है। ठीक है ना? और बीजक के 3 भाग है। क्या है? 3 भाग है। ठीक है ना? इससे भी आपको याद रखना है। ठीक है ना? तो ये जो बीजक है बीजक में कबीर का उपदेश संग्रहित है। कबीर के जो आपको क्या अनुयायी है उसको कबीरपंथी जो है आपको कहा गया। कबीर जो है वो आपको निर्गुण विचारधारा के क्या है कि आपको प्रमुख संत है। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्या होता है कि आपको लेकर आते हैं। चैतन्य महाप्रभु झाल कीर्तन का सबसे पहले प्रयोग करते हैं भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए। गुरु नानक जो होते हैं वो आपको सिख धर्म के संस्थापक होते हैं। ये भी निर्गुण विचारधारा के होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो साथियों निजामुद्दीन औलिया जो है ना वो आपको चिश्ती सिलसिला से संबंधित है। और दिल्ली के 7 सुल्तानों को इन्होंने क्या किया था शासन दे मतलब देखा था। और कहा जाता है निजामुद्दीन औलिया के बारे में क्या जानते हैं कि आपको इन्हें दिल्ली के किसी भी सुल्तान से जो है बात नहीं मिली। ठीक है ना? और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी क्या है कि आपको दूर है। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्या कह रहा है लेकिन इससे पहले इसका आंसर जान लीजिए वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कह रहा है शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? साथियों शेर शाह जो हराया था ना वो आपको हुमायूं को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और हुमायूं को इसने 2 बार परास्त किया था। एक आपको 1539 में वो हुआ था आपको चौसा का युद्ध। तो हुआ था चौसा का युद्ध। और एक है आपको 1540 में जो हुआ था आपको बिलग्राम का युद्ध। क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध। ठीक है ना? तो चौसा की युद्ध होती है वो आपको हुमायूं की क्या होती है क्या आपको मतलब कि हार होती है। बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से हुमायूं क्या होता है पराजित होता है और उसको भारत से बाहर जो होता है
जीवन निर्वासित करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छे से याद रखना है। शेरशाह का जो मूल नाम है वो आपको शेर का है, तो ये सारी चीज याद होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ देखिए अकबर इसे मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जहांगीर इसके समय में चित्रकला जो था चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। बाबर जो है ये मुगल वंश के संस्थापक थे। तो 44 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 45 में क्या कह रहा है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने, ठीक है ना, अकबर ने किसे हराया था, यह बात हो जाएगा। यहाँ पर किसने दे दिया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो अकबर ने पानीपत के दूसरे लड़ाई जो है उसमें हेमचंद विक्रमादित्य को हराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे साथियों। एक सबसे पहले 1526 में, ठीक है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा हुआ था 1761 में मराठों और अफगानों के बीच में, ठीक है ना। तो पानीपत के जो युद्ध हुए थे पहले उसमें बाबर की विजय हुई थी, दूसरे में अकबर का विजय हुआ था, तीसरा में आपको अफगानों की क्या हुई थी कि आपको जीत हुई थी। तो उम्मीद है साथियों ये सारे चीज आपको समझ में आ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको सी है इसका वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों ताजमहल जो है ना वो आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ताजमहल 1632 से 1653 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। और इसका निर्माण जो है वो आपको शाहजहां ने क्या हुआ था कि अपनी पत्नी जो मुमताज है उसके याद में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है बी इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कहा कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो साथियों महाभारत का युद्ध जो है ना वो आपको 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। कहाँ चला था, तो वो आपको कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान है कहाँ, तो वो आपको हरियाणा में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। कहा कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। मतलब कि अशोक द्वारा जो प्रचारित बौद्ध धर्म है वो आपको कहाँ नहीं फैला, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तो ऑप्शन कह रहा है कि अजंत है, कि आपको सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। इसका सही आंसर आपको ब्रिटेन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन में जो है वो आपको मतलब ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जो है वो आपको सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। तो वहां पर बौद्ध धर्म जो है नहीं फैल सका, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए कहा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, तो वह आपको उदयन द्वारा। किसके द्वारा, उदयन द्वारा। इसमें जो देख रहे हैं बिंबिसार, ठीक है ना, अजातशत्रु, उदयन, ठीक है ना, मुंडक, क्या हो जाएगा मुंडक। के सभी जो है ना सभी के सभी शासक वो आपको हर्यक वंश के, क्या है हर्यक वंश के। लेकिन इसमें पाटलिपुत्र की स्थापना कौन किया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, उदयन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो आपको बिंबिसार थे, ठीक है ना। और बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठता है, तो वो बैठता है आपको अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या करके कौन बैठता है, तो वो आपको उदयन। और इसी ने पाटलिपुत्र नगर की क्या किया था, कि आपको स्थापना किया था। चलिए 50 में कहा कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। तो साथियों मुद्रा राक्षस जो है तो आपको विशाख दत्त की रचना थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। कौटिल्य की रचना कहेंगे तो हो जाएगा आपको अर्थशास्त्र। उसके बाद है आपको क्या मेगास्थनी, किसने क्या किया था, इंडिका लिखा था। तो देख लेते हैं ये जो आप देख रहे हैं अर्थशास्त्र और आपको इंडिका, इस दोनों से जो है ना तो आपको मौर्य काल के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो साथियों आज हम लोग क्या किए कि केवल 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किए। कल हम लोग 51 से लेके 100 तक का जो प्रश्न होगा उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो